लेंगे तो फिर ही होगा ना। हाँ हाँ, अगर नहीं लेंगे तो अपील में तो हो ही नहीं सकता हो। तो मैं देखे ना आपको क्या बता रहा हूँ जी सर। कि यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। साथ साथ वो भी है ना, आर्ट ऑफ एडवोकेसी का भी साथ मेरे वो जी, शामिल किया हुआ है। जी जी यही आर्ट ऑफ एडवोकेसी है ना, सही है। कि भी अब आप इन चीज़ों को, अगर आप ये चीज़ जहन में होगी कि भी मैं कर सकता हूँ, किस वक्त कर सकता हूँ, तो तभी आप करेंगे ना, सही है। ठीक है ना। तो उस केस में यही हुआ था ना कि जी, वकील साहब ने नहीं लिया जब लेना चाहिए था, ठीक है। वो करते करते सुप्रीम कोर्ट तक गए, सजाए मौत जो है उसकी वो बरकरार रही है डेथ सेंटेंस, ठीक है। सब्सिक्वेंटली जो है उसमें फिर नमाज के लिए जा रहे हैं, हाँ जी, नमाज के लिए मैंने तो लोग जा रहे हैं। अच्छा आगे सुनो, अच्छा, उसके बाद जो आपने पूछा है ना Yes, sir. 464 और 65 65 सर। 464 में मजिस्ट्रेट है हैज़ रीज़न टू बिलीव, ये लफ्ज़ इस्तेमाल जी, है, जी। समझता है कि ये बंदा ऐसा है। जी, जी। अब हम आज सेशन ट्रायल में मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोर्ट ऑफ सेशन हूँ, सही। बंदा कहता है कि या मौक़िफ़ आ जाता है कि अनसाउंड माइंड है, मेरे पास ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि मैं डिक्लेयर करूँ ये अनसाउंड माइंड है, या फ़र्ज़ किया मैं अपने पर्सनल एग्जामिनेशन से, पर्सनल कॉम्पिटेंसी की बेस पर उसे डिक्लेयर कर देता हूँ, क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? इसमें सर मैं कौन एक मिनट सच भजन, ये ना लॉजिक पर सारा लॉ चलता है। जी जी इसका तरीक़ाकार सेशन का मैंने कई दफ़ा कराए हैं जब एडीपीटी था। जी जी आ जाती है ना प्ली अनसाउंड माइंड है, कोर्ट ऑफ सेशन का आर्डर ही पहला यही होता है जो सर फरमा रहे हैं, ऐसा होता है। खुद वो नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं, ना उन्हें करना चाहिए। लेकिन मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, लिखा उसी के सोल्यूशन आपको बताया ना, जी, जी, जी। इन्हीं को ही डिस्कस करके बिल्कुल सोल्यूशन आपने बता दी, मेरे नॉलेज नहीं था। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि भाई यही चीज़ जो है जब 464 की उधर गई कि भाई यहाँ पे तो क्राइटेरिया सिर्फ ये दिया गया है या प्रोसीजर ये दिया गया है, जी 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 ठीक है ना। उसी प्रोसीजर को तो उन्होंने वो करके एक अच्छी फॉर्म में लेके आए हैं ना, सही कि आइंदा से जो है अब ऐसे होगा। सही। उसी के लिए उन्होंने कह दिया कि इसमें आप लेजिस्लेशन भी करें, ठीक है। अच्छा, जब और एक अगर सुप्रीम ये- कोर्ट की जजमेंट आ गई वो बाइंडिंग है हमारे सर, ऊपर। ये अब इसी बात को हम आसान कर लेते हैं। रिमांड स्टेज पर मुलज़िम मेरे सामने है। तो एक कवे को वो जो फांसी पे चढ़ा देने वाली मिसाल हुई के बाद उसने बाकी रूल बनाने के लिए वो जो बेचारा पहले लटका हुआ था डेथ सेंटेंस वाला, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका कहा ठीक है भाई आप लटक जाए, बाकी बात में आने वाली नहीं उसकी सस्पेंड हो गई, फिर Suspend? उसकी सेंटेंस फिर सस्पेंड किए जब रिव्यू में गए हैं। सही। हाँ जी, मैंने कहा ये ना हो सके वो कवा नहीं उन्होंने फांसी देखा पे ना, चढ़ा के- ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ अगर सामने आ गई है, बेशक वो रिव्यू में उनके सामने वो डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें वो लेके आए दोबारा से, ठीक है। जब रिव्यू में गए हैं सस्पेंड किया उन्होंने, और उन्होंने फिर वो कॉन्स्टिट्यूट किया कि भाई ये आप इस चीज़ को जो है वो देख के उसको ये जजमेंट ना वैसे बई दफे मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। और इतनी वो बाकमाल जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत हद तक सैनिक एहतियात ये दी गई है कि रिव्यू का पाकिस्तान का जो पहले कानून है, क्या ये रिव्यू बनता है उसी हिसाब से। जब सारे रास्ते हर चीज़ देखी गई उसके बाद फिर उन्होंने फाइंडिंग दी कि रिव्यू का ये फिट केस है। अच्छा, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद एविडेंस की स्टेज है, ठीक है, कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेके आएगी अपनी। उसमें बुनियादी चीज़ जो है कि भी एविडेंस जब भी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड होगी, ठीक है। अगर उसकी डिस्पेंसर की हुई है अटेंडेंस तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लीडर होगी, ठीक है। सेक्शन 353 जो है इसका मतलब है, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहा है कि भी। अब इसमें एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि बाद का आ जाती है कि अगर एक एविडेंस लिखी गई है, ठीक है, उसको आप पढ़ के सुनाते हैं गवाह को, गवाह ये कहता है कि नहीं मैंने ऐसे तो नहीं, मैंने ऐसे लिखाया था, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर ये नहीं है कि हम उसको काट देंगे, ठीक है। वो सेक्शन 360 सब क्लास 2 जो है इसके मतलब वो ये बताती है कि अगर ऐसी सूरत हाल की आयती है तो आप उसका वो लिख के ऑब्जेक्शन, तो फिर नीचे उसकी वो लिखेंगे जो वो कह रहा है, ठीक है। उसको आप नहीं काटेंगे कि भी जो पहले वो लिखी गई है या वो कोई जिस तरह वो चाह रहा था नहीं लिखी गई, ठीक है। ये है 360 सब क्लास 2। इसी तरह डोमिनियर ऑफ विटनेस का है, जिसके ऊपर उस दिन वो बल्कि थे हमारे वकील साहब मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब थे मेरा, जो कह रहे थे कि पहले जो होता था लिखी जाती थी, लिखनी चाहिए, ठीक है। लॉ मौजूद है 363 के तहत जो है कानून शाह आर्डर में भी है कि भी आप डोमिनियर ऑफ विटनेस जो है वो नोट करें, ठीक है। बेसिकली कोर्ट का फंक्शन तो यही है कि उसको एक्टिवली जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन अब क्यों नहीं करते वो मेरा लाभ बेहतर समझता है, क्यों नहीं करते हैं, ठीक और है सर ना। इसको लिखा भी उसकी तो कोड में हाँ, इतना छोटा सा ऐसे करके इतना सा वो देखे ना,
اس میں کورٹ کو یہ بھی اختیار ہے کہ بھی آپ اگر کراس ایگزامن کر رہے ہیں تو کورٹ خود بھی پٹ کر سکتی ہے کویشچن، ٹھیک ہے، کورٹ کویشچن کر سکتی ہے کلیریفیکیشن کے لیے. لیکن اب ہم خاموش رہتے ہیں، اس لیے رہتے ہیں کہ اگر کریں گے تو وہ فوری طور پہ چیز آتی ہے لو جی آپ کیوں یہ، ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں ہیں کہ بھی اب کیوں نہیں یہ چیزیں ہم اپلائی کرتے ہیں یا اپلیکیبل نہیں ہیں، یا جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ بھی وہ کیوں نہیں ہو پا رہا، یہ پھر وہ حالات کے مطابق ہوتی ہے. یہ سب سے یہ جو کچھ سیکشن ہے نا یہ صرف اب ایگزام کے حوالے تک رہ گئے ہیں، جیسے یہ ابھی 363 کو جناب ڈسکس کر رہے ہیں. تو نہیں، لیکن اس کی چیز دیکھیں آپ، یہ اختیار ختم نہیں ہوا کہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں. لا نے آپ کے لیے راستہ بند نہیں کیا، راستے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ بھی اب ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک سیکنڈ چیز ہے. اگر ویسے ہم اس چیز کو نکال دیں گے تو پھر تو وہ بند ہو گئے نا ساری چیزیں، ٹھیک ہے. پھر تو اختیارات بھی ختم ہو گئے اور پھر ایک جو ہے کہ بھی آپ پھر کنکلوژن کی طرف بھی نہیں جا سکیں گے، ٹھیک ہے. میڈم یہ جو بہت ادب کے ساتھ، سر میں معافی چاہ رہا ہوں، انٹرفیئر تو نہیں کر رہے. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کورٹ کوشچن یا ڈیمینر آف وٹنس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حالانکہ کیس ڈیسائیڈڈ کا کہنا نہیں چاہیے. سر خادم صاحب سے اکثر گپ شپ ہوتی رہتی ہے، شاید یہ اختلاف کریں، لیکن علم کسی کی میراث نہیں ہے. جج کی ہے صرف نیک نیتی اور خوف خدا حق سچ کر پہنچنے کے لیے ود این ایمبٹ جائے. اب میرے پاس کیسز ہوتے ہیں فائنل آرگومنٹس میں، دونوں صاحبان کھڑے ہیں، کہتے جی یہ مدعی ہے، یہ فلاں ہے، بحث ہو رہی ہے دونوں میں. اس وقت میں نے سوال پوچھے ہیں، ہاں جی یہ بتائیں، یہ بتائیں، اچھا یہ گواہ، ہاں بھی بتائیں یہ وہ، جو انہوں نے جواب کی دیے. اس کے بعد میں نے ججمنٹ میں حوالہ دیا اسی دن کا، ایٹ دا ٹائم آف فائنل آرگومنٹ یہ بات ہوئی اور یہ ہوئی. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے. میری ایک اپنی آبزرویشن تو ہے نا، میرا اپنا ایک ایکسپیرینس تو ہے جو میرے سامنے جو کچھ ہوا، جو کچھ آ رہا ہے اس پر. باقی یہ چیزیں میں بتا دیتا ہوں. یہ وہ دیکھیں نا پریکٹس وہی بات ہے کہ بھی کسی کے ایک چیز ہے، بے شک وہ 50 سال اس کے نالے میں نہ آئے. ایک بندہ کہ بھی آپ پہلے دن آئے ہیں، پہلے دن ہی وہ پراپوزیشن آ جائے اور آپ کے سامنے چیز آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے نالے میں بھی آ گئی چیز، ٹھیک. اب یہ جو چیز ہے کہ بھی ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ میں کر چکا ہوں یہ چیزیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ اب میں بتاتا ہوں نا، میں یہی بتانے لگا ہوں. ایک میرے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل ہوئی، ٹھیک ہے، ہسبینڈ نے بیوی کے خلاف کی، ٹھیک، اور اس میں وہی کہ جی انہوں نے مارکٹائی کی ہے، یہ چیز میرے گھر سے یہ سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، چوری کر لی ہے، اور وہ اس کے تحت کمپلینٹ آ گئی، ٹھیک. اب وہ جب میں نے پڑھی مجھے تھوڑی سی اسمیل ہو گئی جب اس کا میں نے بیان لکھا کہ بھی یہ تو میاں بیوی ہیں تو یہ تو معاملہ ان کا اس طرح ہے، ٹھیک ہے جی. اب میں نے ان کو کویشچن پٹ کیے کہ بھی آپ کو کوئی لٹیگیشن پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں جی ہے. میں کوئی کیا ہے دعویٰ، مینٹیننس الاؤنس کا دعویٰ ہے جی، ڈاوری آرٹیکلز کا دعویٰ ہے جی، بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. جب میں نے وہ کویشچن کیے کیا ہوا جی، اب اجرا پینڈنگ ہے جی، ٹھیک ہے. تو جب یہ ساری چیزیں وہ ہو گئیں تو اس کے بعد مجھے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو یہ کویشچن ہی پٹ کر سکتے تھے، آپ خود اس میں وہ بن گئے، اجرا کر رہے ہیں اور رسپونڈنٹ کے پارٹی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ کا آبجیکشن ہے، ٹھیک ہے، میں نے لکھ لیا آبجیکشن آپ کا. کہتے جی اس کو ڈیسائیڈ کریں، میں ڈیسائیڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. میں نے وہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ لو جی ٹھیک ہے جی میرا اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں فار فیئر جسٹس جو ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے وہ چیلنج کیا، پہلے ریویژن کی، خارج ہو گئی، ہائی کورٹ چلے گئے، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ سے بھی الٹیمیٹلی خارج ہو گئے، وہ آ بھی گیا. پھر وہ خود ہی وکیل صاحب آ گئے، کہتے جی وہ پتہ تو تھا مجھے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پھر بس ایسے ہی کر کے ٹرائی کر دی. یہ چیزیں وہ ہیں کہ بھی وہ یہ نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے، جب آپ کے پاس وہ اختیار ہے تو وہ استعمال ہونے کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا ہے. یہ نہیں بھی وہ آپ کے کیس میں یہ 363 ہے بھی بہت امپورٹنٹ. اے ڈی پی پی کے جب میرا انٹرویو تھا تو مجھ سے یہ والا کویسچن بھی پوٹ کیا گیا تھا، تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو یا ایگزام کے حوالے سے تو ہے، یہ واقعی میں ہم لوگوں کی بھی ہے. ہم لوگ وکیل بھی خود کہتے ہیں کہ بھائی ججز کیوں اتنا انوالو ہوتے ہیں، وہ فیصلہ دے نہیں دیتے تو ہم اوپر اپیل میں چلے جاتے ہیں یا اوپر بھی اور عدالت ہے، تو کلائنٹ کی سیٹسفیکشن روز روٹی بھی سر کرتے ہیں. اس کی گنجائش 161 آرٹیکل میں بھی ہے، قانون شہادت 161. جی جی سر. اچھا، اس کے بعد جو اسٹیج آ جائے گی وہ آ جائے گی اسٹیٹمنٹ آف ایکیوزڈ.
ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज जो है वो 2 टाइप्स की है कि भी विदाउट ओथ है तो 342 के तहत है, अगर ऑन ओथ एज ए विटनेस वो आना चाह रहा है तो 340 सब क्लास 2 के तहत जो है वो आ सकता है। अब इसमें जो है कि भी 342 जब आपने वो लिखवाना है या वो तो खैर एक 340 सब क्लास 2 तो एक अलग आ जाएगी। 342 में अगर आप आते हैं तो ये आपको इसमें भी बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। जिस तरह मैं कहा था ना कि एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है कि भी आपको विजिलेंट होना चाहिए, इसी तरह 342 की स्टेटमेंट में भी जो है जब हम देखते हैं ना एविडेंस को इवेल्युएट करते हैं तो जो आपने डिफेंस प्ली लेनी है वो आप यहाँ पे लेते हैं, ये क्यों हुआ सारा कुछ, ये क्यों गलत बोल रहा है मेरे खिलाफ, ये एविडेंस क्यों आई है, विटनेसेस क्यों प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। अगर आपने डिफेंस में एविडेंस देनी है तो आप वहाँ पे लिखाएँ कि यस है, ठीक है। उसके बाद बल्कि जितना इख्तियार इसको दे दिया गया, जिस तरह वो सर बता रहे थे भी अगर डॉक्यूमेंट पेश होना है तो टेस्टेड कापी होनी चाहिए, ओरिजिनल कापी होनी चाहिए, ठीक है, या आप उसको वो रिकॉर्ड को समन करवाएंगे, यहाँ पे तो वो भी चीज़ें नहीं हैं। अक्यूज़ को इस हद तक दे दिया गया कि भी जो वो डिफेंस में देना चाहता है वो आप ले लें। ये इसलिए दे रहे हैं कि भी अक्यूज़ का जो है राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो उसका प्रेजुडिस ना हो, और साथ साथ उसका जो है कि भी एक अक्यूज़ है वो एक से ज़्यादा प्ली ले सकता है, डिफेंस प्ली ले सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि लो जी मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, सेकंड प्ली मैं ये भी ले सकता हूँ कि मैं जुवेनाइल था, ठीक है। जो एक्सेप्शंस प्रोवाइड की गई हैं पीपीसी में जो उनमें से आप बेशक 1 लें, 2 लें, 3 लें, कोई कदगन नहीं है और वो उसी तरह ही वैल्यूएट होना है। लेकिन ये कभी वो प्रूव करनी है। फिर अगर आप प्ली ऑफ एलिबाई लेंगे तो फिर बर्डन जो है वो उधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपने अपनी वो एक्सेप्शन को जो प्रूव करना है। इसी तरह अगर आप डिफेंस में आते हैं, कोई डिफेंस एविडेंस देंगे, जब आर्गूमेंट्स की स्टेज होगी फिर वो आपने स्टार्ट करना है पहले, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना अपना केस जो भी है। बाकी आगे है 245 है कि भी अगर प्रूव हो जाएगा तो कन्विक्शन हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो एक्विटल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह एक और चीज़ जो है कि भी 245A है, ठीक है, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं कि भी ये बड़ा हार्डेंड क्रिमिनल है, ठीक है, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो सिर्फ आपके कह देने से प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस के ऊपर उसको कन्विक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। उसका आपको सबूत देना पड़ेगा कि भाई अगर प्रीवियस कन्विक्ट है तो उसकी आप एविडेंस देंगे कि भाई ये है। अगर उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है तो वो आप अटैच करेंगे, मतलब पेश करेंगे एविडेंस में, फिर उसके ऊपर जो है कि भी फिर उसको जो है वो इन्हांस पनिशमेंट दे सकते हैं एज ए हार्डन क्रिमिनल। वो फिर आगे अलग है, वो अपना जो है कि भी अगर वो कन्विक्शन करनी है तो वो किन रूल्स को सामने रखना है, ठीक है। वो एक्ट आ गया हुआ है 2015 में, एग्रेवेटिंग एंड वो क्या है, एग्रेवेटिंग एंड कौन सा था, मिटिगेटिंग एंड एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है, ठीक है जी, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर। हाँ, वो एक्ट जो है वो फिर उसमें वो सारी दी हुई है किन किन चीज़ों को हमने कंसीडर करना है एट द टाइम ऑफ अवार्ड ऑफ पनिशमेंट, ठीक है जी। आगे एक है नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेंट। अब कंप्लेंट में अगर एक नहीं आ रहा कंप्लेनेंट, वो सेक्शन 247 इसको डील कर रहा है, अगर नहीं होगा तो वो डिसमिसल होगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ वो आगे प्रोवाइजो भी है कि ये हम डिसमिस नहीं कर सकते अगर एक ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही कम इवेंचुअलिटी होती है। ये है आफ्टर समनिंग ऑफ जो है एक्यूज, अगर हम समन कर लेते हैं और उसके बाद कंप्लेनेंट नहीं आता तो फिर इस इवेंचुअलिटी में जो है कि भी वो क्या होगा, तो ये अमूमन बहुत कम ही है कि भी जो कंप्लेंट फाइल करते हैं अमूमन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेंशन होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल हैं, तो वो इसलिए जो है वो इसका वो कम ही है। 248 जो है ये है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के मतलब, ठीक है जी। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट का ये आप किसी भी स्टेज पे जो है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जो है वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर सकते हैं। उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जब आप विड्रॉ करेंगे तो अक्यूज़ को जो है वो अक्विट करेंगे, ठीक है जी। आर्डर पास करना होगा कि भी अगर विड्रॉ कर रहा तो उसकी अक्विटल का साथ जो है वो आर्डर करेंगे। सेक्शन 249 है प्रोसीडिंग जो है स्टॉप करने का, कि अगर एक एविडेंस नहीं आ रही सफिशेंट जो है कि भी अपॉर्चुनिटीज़ दे दी गई हैं उनको प्रोसिक्यूशन को, तो उसमें हम प्रोसीडिंग स्टे करेंगे।
अब इसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है कि भी अब उन्होंने कहा कि भी ये नहीं है जस्ट कि भी आप सम्मन ग्रांट में जो आ रहे हैं तो आप उसके बाद या 249 अप्लाई कर दें, उसमें अब उन्होंने कहा भी आप प्रोसेस जो है मुकम्मल करेंगे, उसको प्रोक्लेमेशन तक लेके जाएंगे, ठीक है जी, उसको प्रोक्लेम डिक्लेयर करके विटनेसेस को, तो फिर आप ये कार्रवाई कर सकते हैं 249 की, ठीक है। पहले तो हम वो करते थे ऐसे कि ठीक है वारंट निकले हैं, एसएचओ को डायरेक्ट किया, डीपीओ को किया, नहीं आ रहा तो उसको हमने वो कर देते 249। अब उससे आगे अहम जो है जिसका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो है 249A CRPC। अब इसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं कि भी 2 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। एक जो है कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ना हो, नंबर 2 जो है कि भी चार्ज जो है वो ग्राउंड है। अब ये 2 चीज़ों के ऊपर आप 249A की दे सकते हैं, ठीक। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने में आती हैं कि भी ऐसे ही आए एप्लीकेशन दे रहे 249A, ठीक है जी। अब वो दोनों ग्राउंड उसमें मेंशन ही नहीं की होती, ठीक है। तो इन दोनों ग्राउंड में से आपने लेनी है और उसको आप एलेबोरेट करें कि अगर चार्ज ग्राउंड लेस है तो कैसे ग्राउंड लेस है, ऑफेंस नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, ठीक है ना। अब डिस्चार्ज का जो होता है ना, जिस तरह हम डिस्चार्ज का करते हैं, डिस्चार्ज का बुनियादी जो है डिस्चार्ज वहाँ पे है जहाँ पे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। जब हम ये कहते हैं लो जी कंप्रोमाइज़ हो गया जी हमारा, ठीक है जी, इसको डिस्चार्ज करना है। अब कंप्रोमाइज़ जो है, कंप्रोमाइज़ में बेसिकली या फिर एडमिट कर रहे हैं कि ऑफेंस तो मैंने किया है, ठीक है ना, लेकिन मैं कंपाउंड कर रहा हूँ। पहले आपके पार्ट पे एडमिशन है कि ये मैंने किया है, फिर आप उसको जो है वो कंपाउंड करते हैं, ठीक है। तो वो उस बेस के ऊपर आप डिस्चार्ज की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। वो तब भी है जब वो कह के लो ये ऑफेंस किया ही नहीं इसने, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम आते हैं अक्सर, मतलब अक्सर के रोज़ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अगर रिमांड में आ गया, कंप्लेनेंट आ गया, लो जी मैं ये अब आर्ट ऑफ एडवोकेसी भी ये है कि आप बजाय इसके कि हमारे सामने आके उसके साथ शुरू कर दें, आप उसको पहले बाहर ही समझा लाएँ कि लो जी ये बयान है इस तरह हो, ठीक है जी। हमारे सामने बस सीधा सीधा आए कि लो जी ठीक है आ गया, बयान दिया, हमें दूसरी बात करने का मौका ही ना दें आप कि भी ये ऐसे क्यों है, ठीक है ना। जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आपने प्लीडिंग ड्राफ्ट अपना प्लीडिंग्स में जो है कि प्लेन ड्राफ्ट की है, तो प्लेट में आर्ट ऑफ एडवोकेसी ये है कि भी आप इस तरह वो आप बना के लेके आएँ कि जज अगर पढ़े तो पढ़ते कि यार इसमें तो बनता है स्टे भी इसका, ठीक है। अब वो कैसे लेके आनी है, कैसे बनानी है, ड्राफ्ट कैसे करना है, उसको आपने लीगल फॉर्म में उन फैक्ट्स को कैसे लेके आना है, ये आपका आर्ट है, ठीक है। और ये आर्ट तभी है जब आप पढ़ेंगे, इन बुक्स को देखेंगे, डाइजेस्ट को पढ़ेंगे, फिर वो चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी। तो इसी में जो है कि भी 249 में जब आपने आना है तो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर सामने रखते हुए जो है वो ग्राउंड लें और उसके मुताबिक जो है उसको वो मेंशन करें बकायदा एप्लीकेशन में क्यों है ये, ठीक है। इसी तरह अगर रिज़ाइल करवाना है विटनेस को, जो अक्सर होता है हमारा, ठीक है, अगर 392 का फ़र्ज़ करें हैं, उसमें आईडी परेड भी हुई है, उसमें रिकवरी भी हो गई है, ठीक है जी, बाकी भी मटीरियल उसके ख़िलाफ़ आ गया है, तो अब आपने हर चीज़ को जो है डिस्कार्ड करना। सिंपली आप आगे ये नहीं कह सकते कि जी नहीं जी मैंने तसल्ली होगी मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। अगर आप इतनी बात कर देंगे तो वो ADPP उसके ऊपर जो है उसको रिज़ाइल करवाएगा, तो सारी चीज़ें उसको मुंह से गलवा सकता है कि FIR करवाई थी, उसमें आपने ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था। अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट हो सकता है कि भी वो उसकी पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर आप पहले ही उसको डिस्कार्ड करा देंगे कि आईडी परेड है, आईडी परेड को डिस्कार्ड कैसे किया जा सकता है, अगर उसने पहले देखा हुआ है उसकी वैल्यू कोई नहीं है, बेशक उसने वो कर भी दिया, ठीक है, थाने में दिखा लिया जी, या फ़ोटो बन गई हैं, या और तरीके से जी जब मैं पेश हुआ था उस वक्त देख लिया था। ये वो चीज़ें हैं कि भी जो आपको वो करनी चाहिए उस वक्त, ठीक है। इसी तरह अगर रिकवरी है, ठीक है, रिकवरी को अगर आपने डिस्कार्ड करना है वो भी आपको पता होना चाहिए कैसे हमने इसको डिस्कार्ड करना है जी। अगर एक चीज़ है पेश हो रही है कि भी ये से पैसे बरामद हुए हैं, ठीक है, अब वो या कोई चीज़ बरामद हो गई है जी, इसके पोजेशन से हो गई है, ठीक है, अगर आप वो ये कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता, इससे तो नहीं बरामद, मुझे तो वहाँ से मिल गई थी अगले दिन, ठीक, तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गई। तो इन चीज़ों को आप लेके आएंगे तो वो दूसरी उसके बाद कोई ऑप्शन ही कोई नहीं, कहते ना जज चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ना प्रोसिक्यूटर कर पाएगा ना वो कर सकेगा, ठीक है ना। हाँ, तो
आर्गूमेंट्स का तो वो आपका हो गया डिस्कस के भी ऐसे ऐसे होना। अब इसमें जो है एक है सेक्शन 250 जो है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर एक फॉल्स एक्विजिशन आ गई, ठीक है, अब ये राइट उसके पास भी है, अक्यूज़ का भी है कि भी वो कंपनसेशन अपनी जो है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा तो वो 25,000 तक जो है वो देगा, लेकिन उसका प्रोसीजर फिर ये है कि भी जब वो ऐसा लेके आएगा तो वो हम शो का नोटिस देंगे कंप्लेनेंट को, ठीक है। उसके बाद जो है उसका अपना प्रोसीडिंग करके तो फिर हम उसको अवार्ड करेंगे। अगर अवार्ड कर देते हैं तो एज ए लैंड रेवेन्यू जो है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो रिकवर होंगे उससे, ठीक है। इसमें साथ एक और आगे है प्रोवाइज़ो जो है 250 सब क्लास 2 में है कि अगर आपको ये कंपनसेशन अवार्ड हो भी जाती है तो ये उस चीज़ से मना नहीं करेगी कि भी आप उसके ख़िलाफ़ मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा कर लें, ठीक है, या डैमेजेस क्लेम कर लें आप उसके ख़िलाफ़, ठीक है। फिर भी आप जो है उसके ख़िलाफ़ वो आपके पास रेमेडी जो है वो अवेलेबल है। अब और एक दो चीज़ें थी, मेरा टाइम तो काफ़ी हो गया, टाइम काफ़ी चाहिए था, ट्रायल तो कर दिया, लेकिन वो इतने छोटे टाइम में जो करना बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ जो कॉमन आती है कि भी कंप्रोमाइज़ फ़र्ज़ करें बेल स्टेज पे हो जाता है आपका, ठीक है। अब अक्सर आते हैं कि जी बेल स्टेज पे हो गया तो जी इसी को आप जो है इसी की बेस पे जो है आप इसमें ट्रायल में एक्विट कर लें, ठीक है। पहले इनिशियली जजमेंट थी 1998 में थी जो है इफ्तिखार हुसैन शाह वर्सेस जुल्फ़िकार शाह, इस तरह थी। उसमें था कि वहाँ से कंप्रोमाइज़ ऑलवेज कंप्रोमाइज़। फिर 2005 में आई जजमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं है, वो बेल स्टेज पे है, जब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी कोर्ट और कॉग्निजेंस लेगी वहाँ पे आके स्टेटमेंट होगा तो वो कंप्रोमाइज़ जो है वो इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। वो उस स्टेज का जो है वो इधर नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर चलती रही दरमियान में बहुत सारी चली, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, वो दोनों तरफ से बेशुमार जजमेंट्स हैं, ठीक है। लास्टली जो है ये अब उन्होंने कर दिया PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 347, ये बेशक आप लिख लें, इसको ज़रूर पढ़ें आप सारे जो हैं, ठीक है। इसमें फिर ये हुआ कि भी एक सेशन ट्रायल था, एबटाबाद का केस है ये, उसमें उन्होंने नीचे जो है इसी ग्राउंड पे एप्लीकेशन दी, जज साहब ने डिसअलाउ कर दी, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी कि नहीं ठीक है जी वो है, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया कि भी ये दो डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के ही एक ही पॉइंट पे, कि भी एक तरफ वो कह रहे हैं कि वहाँ से कंप्रोमाइज़ ऑलवेज कंप्रोमाइज़, और सेकंड फेज़ पे वो कह रहे हैं कि भी जो है कि भी ट्रायल में होगा। फिर तो उन दोनों को डिस्कस करके फिर ये जजमेंट आई थी PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 347, जिसमें उन्होंने फिर ये होल्ड किया कि भी अगर ट्रायल में होगा तो कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है। जब तक कॉग्निजेंस ही नहीं ली कोर्ट ने तो वो इफ़ेक्ट कैसे हो सकता है। इसी तरह फिर वो था कि भी उसमें फिर एक स्लाइड टेस्ट जो है कि भी वो है एक लाइन उन्होंने एक और ड्रा की कि 345(1) के तहत जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं कि जो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, जो शेड्यूल में दिए हैं 345(1) में। इसी तरह 345(2) में शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंसेस तो वो हैं विद परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। जब विद परमिशन ऑफ कोर्ट है तो वहाँ पे जो है वो ट्रायल की स्टेज पे जाके होगा। अगर वो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट है, अगर 345(1) के तहत आ रहे हैं आप, तो फिर उन्होंने कह दिया कि फिर ठीक है, फिर आप जो वहाँ पे हुआ है तो वो इधर भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो है कि विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट अगर वो कंप्रोमाइज़ वो कर लेते हैं तो उसको आप वो इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। अब ये इसमें था एक जो है बाकी। हाँ जी, बहुत अहम चीज़ होगा। हाँ। जैसे 489F हो गया, इसकी सुलह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गई, मेरे पास जो ही चलान आता है वो 249 की दरख्वास्त देते हैं, मुझे चाहे जो कुछ भी कहता रहे, बरियत पहली पेशी पर। तो इसमें दूसरा जो है एक और है कि भी अगर एक रिकवरी है, कोई चीज़ आपकी फ़र्ज़ करें कि भाई गन्ना में चोरी हो जाती है, ठीक है, और उसका वो सब्सिक्वेंटली IOJ वो आटा रिकवर कर लाता है, क्या कहेंगे आप इसको, रिकवरी है कि नहीं है? मतलब सब उसका मटेरियल तो सेम है ना, सब्सटेंस तो उसका सेम नहीं है। नहीं कंट्राडिक्शन सर उसके बाद है क्या, उसके बाद है गंदम और आटे में फर्क है। प्योरिटी में भी फर्क है, हाँ जी, प्योरिटी में भी फर्क है, एक्चुअल सब्सटेंस
रोटियां जाको ना अगर रोटी जाते हैं इसी तरह ही अगर कहते हैं कि भी एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, ठीक है जी, मुलजम ने उसका वो बेच दिया, ठीक है, उससे उसने वो पैसे ले लिए, पैसे रिकवर, फिर क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे? सर ये रिकवरी है, उसमें वो कहेगा कि मोटरसाइकिल थी मैंने उसको बेचा है, उसमें से ये पैसे आए। सर अक्सर पता है क्या होता है, जो ये रिकवरी डालते हैं ना पुलिस वाले, वो अक्सर क्या करते हैं, अगर कोई जानवर वगैरह भी है तो वो उसकी जानवर की रिकवरी नहीं डालते, वो कहते हैं कि ये पैसे उससे रिकवर हुए हैं, ये इसने बेच के तो ये चीज उसने पैसे इस पे दे दिए। पैसे कंपनसेशन है और एक्चुअल चीज रिकवरी है। नहीं मैं कहता हूँ बाई ना इसमें सर बाई ऑपरेशन जो है, मेरा एक अबहम है थोड़ा सा रिकवरी की बात कर रही है। मैं फौजदारी नहीं करता, मैं सिविल करता हूँ। लेकिन निगाह है कानून शहादत का मैं तालिब इल्म हूँ। कानून शहादत सिविल में और क्रिमिनल में इक्वली कोई शक नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये 79 है। अच्छा 79 ये कहता है कि जब तक दो गवाह नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट पढ़ाना जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि कातिब जो है गवाह हाशिया की डेफिनेशन से आउट है। ये एक क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये जब रिकवरी मीमो बनाते हैं, जब एग्जिबिट होता है, यानी कि तफ्तीशी का बयान यानी कातिब का और एक हाशिया गवाह का बयान कराकर फिर आप क्यों पढ़ते हैं? 79 तो कहता है दो गवाह ना आए तो पढ़ो ही ना। ठीक है ना, मैं 79 पढ़ रहा हूँ, सुनो। If a document is alleged to be signed or ना, ये अपना 79 पढ़ो। If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until two attesting witnesses at least have been called. जब तक दो, यहाँ एक आता है वो कातिब, वो भी गवाह ना हुआ, एक आता है कंप्लेनेंट या कोई गवाह, एक गवाह के बयान पर वो एग्जिबिट हो जाता है, पर उस पर सजा भी दी जाती है। उसमें गवाहान दो गवाह हैं, दोनों हैं। नहीं उसमें गवाहान आते हैं, ठीक है जी, दोनों हाशिया गवाह अक्सर नहीं आते। नहीं ऐसा नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो वो तो प्रूव ही नहीं होता। ये हाँ, इसकी बेस पे हम कन्विक्शन कर सकते हैं इसके। हाँ, जब तक दोनों वो आता है, एक तफ्तीशी एक आता है, एक हाशिया गवाह, बस। जो रिकवरी मीमो के गवाहान आते हैं वो दोनों आए, वो मटेरियल विटनेस है, दोनों। अगर वो नहीं आएंगे तो वो जो है अपना प्रूव नहीं हो सकता। एक गवाह भी है तो प्रूव नहीं है, एक हाशिया गवाह भी ना आए तो फिर भी नहीं। सर इसमें ये है आप कि इसमें हम आपको मैं किसी बताता के हूँ, मिक्स तो नहीं कर रहे, जो हाँ। सिविल लॉ का एविडेंस वो है ना, ये criteria है ना, 79 का document में, हाँ। 17 हो गया, 17 और आर्टिकल 3 हो गया। इसके सिनेरियो में हम प्योर सिविल लॉ को पढ़ते हैं और 79 में आखिर में रजिस्ट्रेशन कहा गया है। जहाँ तक फौजदारी कानून है उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, हमारे पुलिस रूल्स हैं, CRPC है, उसमें यही बात है कि जब रिकवरी मीमो वगैरह बनेगा 65, 66, 67, 68 में, उसकी तो गवाहों का भी कह दिया है कि पुलिस विटनेसेस, ऑफिशियल विटनेसेस हैं, कि इनका आप नहीं कह सकते कि ये बेस्ट विटनेसेस नहीं है जो अवेलेबल है उनको। उसमें तो हमेशा गवाही होता है को नहीं करते। अक्सर। और ये डॉक्यूमेंट जो कानूनी शहादत में है ना 79 में, ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के सिविल के सिनेरियो में जो स्कीम ऑफ कानूनी शहादत है CPC और CRPC में, इसका शहादत का एक क्राइटेरिया और है, इसमें प्रीपोनेंस एविडेंस है, सर फरमा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीपोनेंस वजन है, देखेंगे कितने हुआ, कोई नहीं आया, ये वो। फौजदारी में कन्विक्शन है या एक्विटल है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन देखी जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ये फोटो मैंने इसीलिए किया कि ये तो रोज़ हमारे पास आता है, ठीक है जी, आर्गूमेंट्स भी होते हैं बेल में भी और अदरवाइज, ठीक है। अब इसमें अगर आपने करना, आप ये देखें 516A, दिखाइए 516A एक्सप्लेनेशन देखें इसकी। अब इसमें फ्लॉज कहाँ पे आते हैं, या जो आप कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक मोटरसाइकिल जो है चोरी होती है, वो कहता है लो जी ये मैंने बेच दी थी, वो बेचने के बाद ये पैसे मिले थे जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो प्रूव करना चाहिए प्रोसिक्यूशन को, जो वो नहीं करते, कि भी अगर चोरी अपना वो बेची है उसने तो किसको दी है उसने, ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया, ठीक है। अदरवाइज़ वो लीगली ये बार कोई नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इसमें क्लियर कर रही है इस चीज़ को। ये रोज़ है जो हमारे आर्गूमेंट्स होते हैं और हम करते हैं, ठीक है ना।
तो जब आपको ये चीज़ का वो होगा आइडिया कि भी ये चीज़ ऐसे है तो फिर उसको और अंदाज से जो हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन सर। गंदम वाला आटे वाली बात वाज़ेह नहीं हुई सर। क्या जी? गंदम आटे वाली। गंदम और आटे की इस तरह मैं वही पढ़ाने लगा था ना कि भी अगर एक प्रोसेस के ज़रिए उसने गंदम चोरी की, उसका उसने लेके चला गया, उसको आटा बना लिया, ठीक है। अब गंदम तो आप रिकवर करने से फिर रहे, ठीक है। अब बात ये है कि भी अब उसको क्या करना चाहिए आईओ को। फिर आईओ को इस सूरत में ये चाहिए कि वो चक्की वाले के पास जहाँ पे गया है उसको भी साथ शाम में तफ्तीश करे और वो करे कि भी ये बंदा मेरे पास लेके